सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की, जाहिर तौर पर जो किसानों का ये कहना है कि वो बजट का ही एक रिपीटेशन है, और अगर सीधी मदद दी जाती किसानों को तो शायद कुछ उससे किसानों को फायदा होगा, और वही उम्मीद थी। तो धर्मेंद्र मलिक जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी सरकार से उसको पूरा नहीं किया गया, और अगर सीधी मदद की आप बात कर रहे थे कि सीधी मदद, डायरेक्ट बेनिफिट होता अगर, तो किस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट को आप उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से? नहीं, हमें 2-3 उम्मीद थी, बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं थी किसान को। किसान का देखिए बड़ा सम्मानजनक पैसा है, वो बार बार मांगने में भी बड़ा मतलब शर्म महसूस करता है। उसको आवश्यकता ये थी, उसकी डिमांड ये थी कि जो हमारे किसान सम्मान निधि है उसको कम से कम 24,000 रुपये वार्षिक कर दिया जाए। दूसरा ये था कि एक बार हमारे ऊपर जो कर्ज का भार है इसको खत्म कर दिया जाए और हमारी फसलों का सही दाम दे दिया जाए। हमें लोन नहीं चाहिए, हमें दूसरी सहायता नहीं चाहिए। हम आज भी दावे के साथ ये कह सकते हैं कि 1967 को आधार वर्ष मान के इंडेक्स प्राइस के आधार पर दूसरी वस्तुओं के जो दाम थे और किसान की फसलों के जो दाम थे उसको इक्वलिटी करके और किसानों को 20% कम करके दे दिया जाए तो भी हम तैयार हैं। ना हमें लोन चाहिए, ना कोई सब्सिडी चाहिए। लेकिन व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई कि महंगाई को काबू रखने के लिए जब आपने हमें दाम ही नहीं दिया, इस कर्ज की व्यवस्था में डुबो दिया। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जा है, ये किसान की नीतियां गलत नहीं है। किसान खेत में एक दाना डालता है, उसको कम से कम 80 दाने मिलते हैं। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि एक चीज डाल के उसको उसका मतलब 80 गुना मल्टीप्लाई होता होगा। खेती एक ऐसी चीज है कि एक पेड़ लगाएगा तो कई हजार फल देगा उसको वो, लेकिन उसके बाद भी किसान घाटे में है। तो ये नीतियों से है, घाटे का सौदा नहीं है खेती। इसको जबरदस्ती बनाया गया है, कॉर्पोरेट फार्मिंग का रोड मैप तैयार किया गया है। ये जो आप बोल रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किसानों के लिए इसमें कुछ है नहीं। अगर कुछ करना होता तो शायद सरकार सीधी मदद देती किसानों की, अगली अगर सोचती तो। बहुत सारी बातें आपने बताई कि अगर हर्बल प्लांट कल्टीवेशन के लिए भी अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो एक खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है। मधुमक्खी पालन की बात है, वहां पर 500 करोड़ रुपए के फंड देने की बात की जा रही है कि जो वहां ग्रामीण इलाकों में जो मधुमक्खी पालक है उसको उनको इसका लाभ मिलेगा। वाकई इससे आपको लगता है कि किसानों को कोई मदद मिलने वाली? नहीं, बहुत ज्यादा इसका लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, जहां मदद की आवश्यकता थी राशि की, उसकी तो राशि बहुत छोटी कर दी। आपने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और स्टोरेज की बात कही है, तो आपने 500 करोड़ रख दिए। 500 रुपए किसान के आप हाथ में थमा दो तो आप नजदीक के दूसरे शहर नहीं जा पाओगे, दूसरे राज्य तो क्या जाएंगे। तो ये एक बड़ी मुश्किल सी बात है। डिजाइन पेपर पे बहुत अच्छी स्कीम लगती है, आप स्कीम को आपको ब्रॉड करना पड़ेगा और स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपके पास तो भंडारण क्षमता आपके पास ही नहीं, किसान के पास तो जब होगी आपकी भंडारण क्षमता कम है तो हर साल कहते हो बढ़ाएंगे। तो आप ये अलाउंस अगर डायरेक्ट ये होता कि हर ग्राम पंचायत पे वहां की लोकल जो क्रॉप है उसको स्टोरेज करने के लिए हम आपको स्टोरेज फैसिलिटी देंगे और हम इसको अगले 2 वर्षों में स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, किसानों को मंडी देंगे, मार्केट देंगे, उसके लिए हम बाजार खड़ा करेंगे। आपने हर्बल प्लांट की बात कही, सरकार ये कहती कि उनके लिए विशेष मंडियां बनाई जाएंगी, उनके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, हम किसान को बाजार देंगे तब उसका लाभ होता। और एक बड़ी मतलब मैं आपको मतलब एक हास्यप्रद बात है कि 73,800 करोड़ के आसपास सरकार ने कहा है कि हमने समर्थन मूल्य में दिए हैं। देखिए, वो किसान पे एहसान नहीं है। हमने गेहूं पैदा किया है, आपको दिया है, तो आप हमारी वस्तु के बदले में हमें भुगतान कर रहे हो, उसको चाहे व्यापारी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, तो वो कौन सी मदद होगी? वो तो हमने आपसे अपना सामान बेचा है, तो आप तमाम लोगों से खरीदते हो। आप अगर पीडीएस में आपको बांटना है तो कहीं ना कहीं से खरीदोगे, और किसान के पास नहीं होगा तो आप विदेश से इंपोर्ट करोगे। तो देखिए, उसमें किस बात की मदद? उसको भी आपने कागज में लिख दिया, तो इससे ज्यादा पागलपन क्या हो सकता है? नीतियों में क्या छेड़छाड़ हो सकती है? किसने डिजाइन तैयार किया कि आप किसान के जो पैसे हैं, उसकी फसलों का जो मूल्य दिया, उसको भी आप पैकेज में लिख दो? बड़ी बेवकूफी की बात है। इतना पागल अब किसान नहीं है ये आपके जो है इस लोक लुभावनी चीजों में आ जाएगा। अब हर किसान के बालक भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं
और इसका क्रिटिसाइज तो पिछले दिनों से हो ही रहा है सरकार का। जी। साथ ही आज बात हो रही थी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में, और एक लॉ बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा जिसके जरिए बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड होगा। साथ ही ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात की जा रही है कि फार्मर के पास एडुकेट चॉइसेस होनी चाहिए कि वो अपना प्रोड्यूस अट्रैक्टिव प्राइस पर बेच सके। वाकई इसका आपको लगता है कि ये कब बनेगा कानून, कब लागू होगा, और अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स होने भी हैं तो क्या ये सही दिशा होगी उसे आगे ले जाने की? नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म आया तो उसके बाद देश का उत्पादन बढ़ा। चौधरी चरण सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो इसको देश में कई राज्यों में उस कानून को लागू किया, और उससे जो एक्चुअल किसान थे खेती करने वाले, उनके हाथों में जमीन गई और उन्होंने मेहनत से उसमें अन्न उपजाया। उसका ये आज नतीजा ये है कि आज देश की जो सप्लाई चेन है वो चाहे कमजोर हो जाए, लेकिन जो देश की भंडारण है वो भरे पड़े हैं किसान के अन्न से। आप दे नहीं पा रहे, ये सरकार की गलती है, आपके पास कमी नहीं है, ये किसान का एहसान है। तो मंडी रिफॉर्म की जो बात है, आज आप उस स्टेज पे मंडी रिफॉर्म की बात कर रहे हो जब किसान जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे 100 ट्रैक्टर खड़े थे, उनको यूपी ने छोड़ दिया तो हरियाणा के लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। तो कब, जब तक आपका कानून आएगा तब तक हमारी ये फसल बिक चुकी होगी, उसके बाद व्यापारी उसका लाभ लेंगे। तो ये ठीक है, तत्कालिक लाभ नहीं है, लेकिन भविष्य में लाभ होगा। इसके पीछे सरकार की मंशा बस स्पष्ट होनी चाहिए, निजी खरीद को प्रोत्साहन ना मिले। तो ये तो एक अधिकार भी है किसान का, भैया अपने हर व्यापारी को अधिकार दिया है। एक गाड़ी जो है, अगर मैं बात करूं कि नैनो गाड़ी गुजरात में बिकती थी, बनती थी, उसका प्रोडक्शन गुजरात में हुआ, लेकिन पूरे देश में जाती है। तो ये थोड़ा है कि आप स्टेट में बांध कर रखोगे, ये अच्छा कदम है। लेकिन बस ये है कि जो हमारा मंडी सिस्टम है, सरकार को उसको और मजबूत करना पड़ेगा। सरकार को मंडियों को नए फ्लेवर में लेकर आना चाहिए। तो आप जो कह रहे थे कि मंडियों की संख्या बढ़ाए जाने की बिल्कुल जरूरत है, और जितनी मंडियां उससे कई गुना ज्यादा मंडियों की जरूरत है देश में। जी, हर न्याय पंचायत स्तर पे वर्तमान में 2 साल के अंदर अंदर सरकार को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हर न्याय पंचायत स्तर पे, अभी ग्राम पंचायत स्तर की तो मैं भी बात नहीं कर रहा, हर न्याय पंचायत स्तर पे किसानों के पास मंडियां हो और स्टोरेज हो और डाटा हो पूरा का पूरा कि मुजफ्फरनगर में या दिल्ली के अंदर आपको गेहूं कितना चाहिए, वेजिटेबल कितना चाहिए, पोटैटो कितना चाहिए, ऑनियन कितना चाहिए, और वो मंडी में आपके पास जो आ रहा है पहले आप उसको अपने लिए रखिए। दिल्ली की आवश्यकता को दिल्ली के आसपास से पूरा करिए। जब आपके पास डाटा होगा, एक तो अच्छा मिलेगा। पीडीएस में भी आप क्या खरीदते हैं कि पंजाब का खरीद के यूपी भेज देते हैं, यूपी का खरीद के तमिलनाडु भेज देते हैं स्टोर में, मतलब अलग अलग ऐसे ही घूमता रहता है। और जब वो उसका दोबारा पीडीएस में जाता है तो वो ऐसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि पीडीएस में जितनी आवश्यकता है वो उसी जिले के गोडाउन में सुरक्षित रहे। और हर नए पंचायत स्तर पे किसान को आप मंडी और स्टोरेज दोगे तो आपको जितना भोजन देना है लोकल लेवल पे उस नए पंचायत में, उसको वहां से परिवहन नहीं किया जाना चाहिए। पहले जो लोकल है उसकी आपूर्ति उससे आप कीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको आगे भेजिए। ये भी एक बड़ा खेल है। एफसीआई ये कहती है कि 1 क्विंटल गेहूं खरीदने के बाद उसका 750 रुपए खर्च आता है ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरी तरह के कमीशन है तुलाई वगैरह में। तो ये एक ऐसी भ्रष्टाचार की ऐसी व्यवस्था बना दी कि ना तो देश में आज तक पीडीएस में सुधार हो पाया और ना एफसीआई में सुधार हो पाया। तो इसका तरीका यही है कि आपको एक जिले की डिमांड और सप्लाई जब तक आपके पास नहीं होगी और स्टोरेज भी लोकल लेवल पर नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। जी, तो आपको अगर लोकल स्तर पर भंडारण की जरूरत है, स्टोरेज को लोकल लेवल पर करने की जरूरत है, और आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके में कितनी सब मांग है, उस हिसाब से आप सप्लाई के लिए एक अपना पूरा चार्ट बनाए, आपके पास ये जानकारी हो, आपके पास ये शेड्यूल हो। और जो आप कह रहे हैं कि टेक्निकली भी ये पूरा इसको मैनेज किया जाना जरूरी है कि एक राज्य में क्या कितने किसकी डिमांड कितनी है, ये मांग कितनी है, ये पता चले आपको, कंप्यूटर पर बैठे पता चल जाए।
जी जी। जी। तो आजकल मैं जी आजकल ई प्लेटफॉर्म का जमाना है। जी आपके पास सब कुछ डिजिटल है, तो एक तालुका की या एक पंचायत की क्या डिमांड है, आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या डिमांड है, एक पोर्टल ऐसा होना चाहिए, और कहाँ क्या उपलब्ध है ये भी होना चाहिए। तो अगर किसी को आवश्यकता है वो तो नजदीक से खरीद लेगा। जी। तो इसको डिजिटल करने की जरूरत है, मांग, सप्लाई और जो स्टोरेज जी है उसकी सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि डिजिटल करने की जरूरत है, ताकि ये जो आप किसी भी स्तर के जो लीकेजेस हैं उसकी गुंजाइश ना रह जाए। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आज की तमाम घोषणाओं पर हमने चर्चा की, क्या क्या वित्त मंत्री ने अनाउंस किया जो कृषि क्षेत्र है उसको लेकर, लेकिन किसानों की उम्मीद थी कि उन्हें सीधी मदद दी जाए। अब संक्षिप्त में हम इस कार्यक्रम को के अंत में है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो किसानों की मांगे थी, किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आप चाहते हैं कि सरकार करे वाकई किसानों के लिए, उनको हमें बताएं। देखिए, किसानों को सीधी सीधी बात ये थी कि आर्थिक पैकेज में सीधी सहायता दी जाए। अगर आप ट्विटर में देखेंगे तो कल जैसे ही पैकेज आया, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी बात नहीं थी, तो बहुत सारे किसानों ने ट्वीट किए, ट्रेंड चलाया कि आर्थिक पैकेज में हिस्सेदारी दो। उसके बाद आज ये दोबारा मजबूर हुए, इनको फिर उसको नए डिजाइन में लेकर आना पड़ा। आज भी वही स्थिति है। तो जनता इनसे जवाब मांगेगी, और जब सरकार हठधर्मी हो जाए, अपने नागरिकों के सवाल से मुकर जाए, तो सरकार तानाशाह, उसको सरकार को तानाशाह कहते हैं। लेकिन ठीक है, किसान ऐसा थोड़ा है कि ये नहीं करेंगे तो वो चुप रहेगा। किसान हर तरह से सरकार से अपनी हर प्लेटफॉर्म पे इस मांग को करता रहेगा, और सरकार अगर ज्यादा तानाशाह होगी तो इसका नुकसान सरकार को चुनाव में उठाना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर बहुत एक बार हठधर्मी जी, एक बार फिर आप कह रहे हैं कि जो किसान है उनको सिर्फ वोट बैंक मत समझो, उन्हें सिर्फ वोटर्स मत समझो। आप उनकी जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं, उस पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो वाकई ये स्थिति सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाली आगे आने वाले चुनावों में। जी जी। देखिए, अभी लॉकडाउन का माहौल है, थोड़ा घबराहट है महामारी को लेकर। किसान जो है अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा माहौल सामान्य होने दीजिए, जैसे मजदूर अब तक वेट कर रहे थे। आज तमाम कई राज्यों से खबरें आई कि मजदूर जो है सड़कों पर आ गए। किसान की भी जी स्थिति से कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस देश में अगर यही हाल चलता रहा तो कोई बड़ी क्रांति जन्म ले सकती है। सरकार को समय रहते चेतने की आवश्यकता है, और जितना आज मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो, आप एफएम है, दूसरे चीजें हैं, हर जगह किसान की बात हो रही है। सरकार पे प्रेशर भी था, लेकिन सरकार पता नहीं किसकी सलाह पे चल रही है। जो नीति आयोग में जो लोग बैठे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? और मैं आपको एक बात बताऊं कि किसान के भाग्य का फैसला कौन लेते हैं? नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एफसीआई को खरीद से हट जाना चाहिए। ये किसान है, जहां बेचे बेचे, सरकार का क्या काम? देखिए, अगर आप जो है अपने किसान को संरक्षण नहीं दे सकते, तो आप जो आज जिस दम पे दावा करते हैं कि हमारे पास भंडारण की पूर्ण क्षमता है, 9 महीने तक कोई भूखा नहीं रहेगा, हम और अनाज खरीदने वाले हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि अगर एफसीआई के पास ये आज आपका स्टोर नहीं होता तो देश में क्रांति हो जाती, लोग भूखे मर जाते। और जो आज कृषि के फैसले लेते हैं नीति आयोग में बैठ के, जो वहां के सीईओ हैं, उनका इनक्रेडिबल इंडिया कितना अच्छा है। उससे ज्यादा टूरिस्ट आते थे जब वो आइडिया लेकर आए। उसके बाद जो है वो अतुल्य भारत का उनका सपना ही सपना रह गया। फिर वो मेक इन इंडिया का शेर लेकर आए। उस मेक इन इंडिया के शेर की क्या स्थिति है, और वो किसान की किस्मत का निर्धारण करने के लिए बैठा दिए गए। ये सरकार की संवेदनहीनता है। सरकार ऐसे लोगों को बैठाए हुए है इसी रूम में, जो किसान के, जिसके खेत के, जिस अफसर के खेत पर, जिस अफसर के जूते पर खेत की मिट्टी नहीं लगी होगी, वो अफसर किसान की बात समझ ही नहीं सकता। इन सारे अधिकारियों को पहले फील्ड में भेजे जाने की आवश्यकता है। इनको कहें कि आप फील्ड टू फील्ड सर्वे कीजिए, स्टेट टू स्टेट जाइए, वहां के किसानों की स्थिति का आकलन कीजिए, किसानों से बात कीजिए, तब इनको समझ में आएगा। अब ये नीति आयोग में बैठ के इस तरह के उल जलूल फैसले करते हैं,
एक और बात आई अभी, उसी सीईओ ने, जो नीति आयोग के सीईओ हैं साहब, उन्होंने कहा कि किसान से खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप उसको डीबीटी कर दो, जो आप पीडीएस के माध्यम से देते हो। अरे आप जिस दिन उसको डीबीटी कर दोगे, ठीक है, किसान का तो आप नहीं लोगे तो वो लोग खरीदेंगे, लेकिन उसका 50% पैसा दूसरे जो खर्चे हैं, जैसे शराब के खर्चे हैं या तमाम जो गलत आदतें हैं, 50% पैसा वहां चला जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। आज किसान के दम पे ही ये सब चीजें हैं, लेकिन सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनके आंखों पर पट्टी बंधी है, कॉरपोरेट का दबाव है, वो चाहते हैं कि डिब्बाबंद भोजन भी सप्लाई किया जाए, उसमें कमीशन का बहुत बड़ा खेल है। तो देश जब तक इस व्यवस्था से नहीं उभरेगा, तब तक इस देश के किसान को उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती जीडीपी में। ये एक बहुत बड़े स्तर का खेल है। सरकार का अधिकतर पैसा जो है करप्शन में चला जाता है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जी, तो कुल मिला के आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि किसानों को आज की भी जो अनाउंसमेंट हुई है, उनसे कुछ हाथ नहीं लगा है, निराश है किसान, और सरकार से जो उम्मीद लेके बैठे थे, वो उसमें सिर्फ शब्दों के का उन्होंने जाल बुना है या बजट में की गई बातों को रिपीट किया है, जिससे किसान भी अनजान नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि क्यों ऐसी घोषणाएं की गई हैं और किस लिए की गई हैं, और क्या उनको समझ नहीं आता था कि किसानों को क्या चाहिए। जब लगातार बातें की जा रही थी कि किसान को सीधी मदद चाहिए, बावजूद इसके इस तरह की घोषणाओं को रिपीट करना जो बजट में दी गई, या फिर ऐसी बातों को करना जो कि फ्यूचरिस्टिक है कि हम ऐसा कानून लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, वो देखा जाना भी बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक जी, भारतीय किसान यूनियन से हमसे बात करने के लिए, और किसानों के तमाम मुद्दों पर फिलहाल जिन चुनौतियों का किसान सामना कर रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए, और सरकार से जो उम्मीद बांधे बैठे थे उसमें जो उनको निराशा हाथ लगी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण तो रहती है कि सरकार शायद कभी सुन ले बातों को और किसान की स्थिति को समझे और उस दिशा में काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। आपने जो है किसानों को बात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना, ये किसानों के लिए गौरव का विषय है, और उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाती रहेगी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।